नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 12 लोगों पर बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश का मामला फिर से चलेगा। ये सभी वो नेता हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। विनय कटियार भी इनमें शामिल हैं और इन सभी के खिलाफ जो केस है उस पर अब रोज सुनवाई होगी। अगले 2 साल तक हर रोज सुनवाई होगी और ये मामला निपटाया जाएगा। कल्याण सिंह, जो इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जब बाबरी मस्जिद ढांचा ढाया गया, उन्हें राज्यपाल होने के नाते इस मुकदमे से कुछ छूट मिल गई है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे बड़े बीजेपी नेताओं की राहत सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली है। उन पर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश का जो केस बंद कर दिया गया था, वह फिर से खुल गया है। इस बार सुनवाई की रफ्तार तेज होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आडवाणी समेत बीजेपी के 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। इसकी रोजाना सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट 2 साल में सुनवाई पूरी करेगा। केस का ट्रायल जहां था वहीं से शुरू होगा। इस मामले में जज का ट्रांसफर नहीं होगा और सबसे अहम बात, रायबरेली का यह केस भी लखनऊ कार सेवकों के केस के साथ भेज दिया गया है। कल्याण सिंह को राज्यपाल होने के नाते फिलहाल इस मामले से छूट मिल गई है। कल्याण सिंह वो तो मुलजिम है ही हैं। उन्हें 1 दिन की सजा उनको मिल चुकी है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब बाबरी में शहीद हुई है। आज उनको गवर्नर बना दिया गया राजस्थान का। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से इकरार करें कल्याण से, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है। यह है फौजदारी का केस। इसमें सजा दी जाती है। अगर मुलजिम पाए जाएंगे तो सजा दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई ताल्लुक मस्जिद के कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं है। जिन अहम लोगों पर यह केस चलेगा उनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के अलावा विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय बंसल और बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम भी हैं। कॉन्स्पिरेसी थी, कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, माननीय कोर्ट इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई करेगा, 2 साल में करेगा, टाइम बाउंड करेगा, वो बात खुलने दीजिए। उस पर मेरी टिप्पणी ठीक नहीं। मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि यहाँ सब खुल्लम खुल्ला था। मन वचन कर्म एक ही थे। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना। साजिश तो तब करेंगे ना साहब जब मन में चोर होगा। यहाँ कोई चोर नहीं था। देखिए, जो भी इस देश के अंदर राष्ट्र को प्यार करता है, अपनी आस्था को प्यार करता है, रामकृष्ण की धरती को प्यार करता है, उसके माथे पे अपराधी होने के लेबल लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के लिए जिन्होंने जिंदगियां दी उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलते रहे हैं। विषय बड़ा विचित्र है, गंभीर भी है, लेकिन न्यायालय की जो प्रक्रिया है हम उसको मान्यता देते हैं। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, उसको फेस करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस मामले के कुछ और अहम आरोपियों बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल आदि का देहावसान हो चुका है। तो अब लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में अगले 2 साल तक चलेगा केस। 6 दिसंबर के इंसाफ की ओर अदालत का ये बड़ा कदम है। भले ही ये क्रिमिनल केस हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। 2011 में जब सीबीआई इस अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यूपीए की सरकार थी और आडवाणी की दलील थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। लेकिन अब सरकार बदल गई है, सीबीआई का स्टैंड नहीं बदला। अब आडवाणी से राजनीतिक साजिश भी नहीं कह सकते। नई दिल्ली से मनोज कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक हलचलें फिर तेज कर दी हैं। मंदिर का मुद्दा फिर छिड़ गया है। बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वो इस मामले का पूरा राजनीतिक इस्तेमाल करने जा रही है। जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलें चल रही थीं, तब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन्हें आरोपी बना दिया। लेकिन बीजेपी नेताओं के चेहरे पर शिकन नहीं दिख रही। ये राम मंदिर के लिए कुछ भी करने को खुद को तैयार बता रहे हैं। अयोध्या जा रही हूँ और वहाँ ये संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर तो बनके ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता। जमीन किसकी है इस पे अभी विवाद है, तो इसलिए जब सिर्फ जमीन का विवाद है तो वो कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकता है, कोर्ट के अंदर भी
जब तक चाहे कोर्ट रखे, जितनी सजा चाहे देना उतनी सजा दे, लेकिन हम जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिरी तो बीजेपी की 4 राज्य सरकारें बर्खास्त की गईं। अदालत ने तब मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को प्रतीकात्मक कैद की सजा भी सुनाई थी। बीजेपी वीएचपी के बड़े नेताओं पर तब केस शुरू हुआ और बंद कर दिया गया। ये बात एक बड़े तबके को सालती रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे मौकों में वो नैतिकता भूल जाते हैं। तो अब हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई आपको नैतिकता याद है या नहीं, कि या कुछ दिनों के लिए आप भूल जाओगे। यूपीए के कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे उठे और हमने अपने मंत्रियों को कहा कि अपना त्यागपत्र दीजिए। कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे? यूपीए के समय इस मामले को सरकार की साजिश बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगी मुरली मनोहर जोशी इस बार खामोश हैं। बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। जाहिर है इंसाफ की लड़ाई अपनी जगह है, सियासत का खेल अपनी जगह। बीजेपी दोनों को साधने में जुटी है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं के खिलाफ बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने के मामले में मुकदमा शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी अब एक राजनीतिक अवसर में बदलना चाहती है। पार्टी को मालूम है कि जब इस मसले पर अगले 2 साल तक ट्रायल चलता रहेगा, तब पूरे देश में इस पर राजनीतिक बहस भी चलती रहेगी और ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर पूरे देश में गरमाया रहेगा। दिल्ली से धनपाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक बड़े वीआईपी वर्ग के लिए हैसियत और एक वर्ग के लिए दबंगई का भी प्रतीक बन चुकी लाल बत्ती पर अब लगाम लग जाएगी। लाल बत्ती का ये वीआईपी कल्चर अब खत्म होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज फैसला किया कि लाल बत्ती अब किसी को नहीं मिलेगी। मंत्री और संतरी तो क्या, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी अब लाल बत्ती लगाने की छूट नहीं होगी। 1 मई से फैसला लागू होगा और अब सिर्फ आपात वाहन जो होते हैं, आपात सेवाओं से जुड़े जो वाहन होते हैं, उन पर ही बत्ती लगाई जा सकेगी। तो इसका असर ये होगा कि 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देता है ऐसे डिग्निटरीज को स्पेसिफाई करने का, वो प्रावधान ही कानून की किताब से हटाया जा रहा है। मैंने आज से हटा दी क्योंकि जब निर्णय हुआ है, मेरे विभाग ने ये निर्णय, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने नैतिक दृष्टि से आज से लाल दिया हटा दिया। बाकी हटाने के लिए आज बंधन नहीं है। ये जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद में कोई लगा नहीं सकता, इसलिए तब तक वो लगा सकते। ये हर व्यक्ति के डिपेंड है उसने रखना कि नहीं रखना। तो 1 मई से नोटिफिकेशन लागू होगा। कई मंत्री अपनी गाड़ियों से एक-एक करके अब ये लाल बत्ती हटा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद कर वीआईपी कल्चर को खत्म करने के माननीय प्रधानमंत्री के कदम का महाराष्ट्र स्वागत करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए मैं अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान करता हूं। तो इस तरह से तमाम और भी कई मंत्री हैं जो एक-एक कर अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बत्ती के हटने के साथ ही वो हैसियत का जो कल्चर, वीआईपी कल्चर बन गया था, वो भी बीते दिनों की बात हो जाएगा। एक और अहम खबर, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 2019 का आम चुनाव वीवीपैट से होगा, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक मशीन है। चुनाव आयोग ने ऐलान वीवीपैट मशीनें खरीदने की कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया है। सरकार ने ईवीएम के साथ लगने वाली ये वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए फंड रिलीज करने का फैसला किया है। करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें लगेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों का निर्माण 2 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेंगी। चुनाव आयोग के द्वारा तय किए गए डिजाइन और टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक आयोग वीवीपैट मशीनों के निर्माण पर करीबी निगाह रखेगा ताकि 2019 तक इतनी मशीनें बन जाएं कि लोकसभा का चुनाव कराया जा सके।
दरअसल चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर हर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाने का जो संकल्प है उसे पूरा करना चाहता है। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी, जिसका अर्थ सरल भाषा में यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप वोट डालते हैं तो हर मतदाता की स्वाभाविक इच्छा यह होती है कि उसको पता रहे कि उसका वोट करेक्टली रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये वीवीपैट क्या है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या है? ये एक मशीन है, हर वोट के साथ ये ईवीएम से जुड़ी होती है और जब भी कोई एक वोट दिया जाता है तो हर वोट को देने के बाद वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। जो पर्ची वोट देने वाला वोटर जो है वो देख लेता है और उसको पता लग जाता है कि उसने अपना वोट दिया है और जिस पार्टी को दिया है पर्ची वही निकली है या नहीं। वोटिंग से जुड़े जो सभी पेपर हैं, ये जो पर्चियां निकलती हैं, सुरक्षित एक डिब्बे में रहती हैं। अगर बाद में किसी तरह का कोई विवाद हो नतीजे को लेकर तो ईवीएम के अलावा इस पेपर ट्रेल की गिनती, इन पर्चियों की गिनती करके भी यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो फैसला है वो सही हो। और अब अगली खबर कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी। लंदन में कल गिरफ्तारी के बाद जमानत मिली विजय माल्या को और अब सरकार का कहना है कि उन्हें भारत लाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। सीबीआई कह रही है कि माल्या को जमानत मिलना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीआई का केस कमजोर है। सीबीआई का कहना है कि माल्या को जमानत भी कड़ी शर्तों के साथ मिली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने कल विजय माल्या को जमानत दी थी, अब प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके बाद विजय माल्या के पास अब भी ये अपील का अधिकार होगा अगर उनके खिलाफ फैसला आता है कि वो वहां की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए। तो अभी रास्ता लंबा है, लेकिन सीबीआई का दावा है कि उनका केस काफी ज्यादा जो है इस मामले में मजबूत है और सीबीआई पूरी कोशिश करेगी विजय माल्या को भारत लाने की। 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज तमाम बैंकों का लेकर के विजय माल्या पर भागने का आरोप है, देश छोड़ने का आरोप है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, जाने माने शराब कारोबारी रहे। कई बैंकों, सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1600 करोड़ रुपए उन पर बकाया है, पंजाब नेशनल बैंक का 800 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक का 800 करोड़ रुपए, इस तरह बैंक ऑफ इंडिया का 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 550 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 430 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 410, यूको बैंक के 320 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेशन बैंक के 310 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 150 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक के 140 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक के 90, पंजाब एंड सिंध बैंक के 60 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक के 50 करोड़ रुपए। तो इतने करोड़ों रुपए लेकर विजय माल्या जो है वो गए हैं और बैंक उनके पीछे अब लग गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीता, कल हमने देखा वहां की कोर्ट में कानूनी कार्रवाई हुई, आज सीबीआई का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, कब तक? क्योंकि हमने और भी कई मामलों को देखा जो लंदन में कई ऐसे वांछित लोग हैं जो अभी तक भारत नहीं आए, तो उनको देखते हुए विजय माल्या को लेकर भी सवाल उठने लाजमी है। जहां तक दूसरे मामलों का सवाल है सुशील, सीबीआई का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं जैसे कि गुलशन कुमार हत्या का जो मामला था जिसमें नदीम अभी वांटेड है, वो मुंबई पुलिस का केस था। इसके अलावा जो दूसरे मामले, एक दो मामले थे, उनका कहना था एक जैसे कि ललित मोदी का मामला है वो ईडी का मामला है। सिर्फ सीबीआई का कहना है कि रविशंकरन वाले मामले में सीबीआई उसे वापस लाने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसे लगा था कि मामला पूरा नहीं है, पुख्ता नहीं है। लेकिन जहां तक विजय माल्या का सवाल है, सीबीआई का कहना है कि न सिर्फ ब्रिटिश की जो सरकार है बल्कि वहां की कोर्ट भी ये मान गई है कि जो विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई ने सबूत इकट्ठे किए हैं वो कारगर हैं। यही वजह है कि जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वहां पे शुरू हो गई हैं। इसके अलावा सीबीआई ये भी कह रही है कि जो बेल कंडीशंस हैं विजय माल्या के वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि पहला बेल कंडीशन कहता है कि विजय माल्या का जो पासपोर्ट है उसे रिवोक कर दिया जाए और जो उसके बाकी का अगर कोई पासपोर्ट है तो पुलिस के साथ उसे जमा कर दिए जाएं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि विजय माल्या जब तक ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती, जो उसने अपना एड्रेस लिखाया है जो कि सीबीआई को बताया गया है कि लेडी वॉक, क्वीन हॉल लेन, टेविन, हार्टफोर्ड
शायर, ये जो जगह है वो जब तक एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेंगे। इसके अलावा वो यूनाइटेड किंगडम को कभी छोड़ने का अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। मोबाइल फोन अपने पास हमेशा रखेंगे, 2400 घंटे रखेंगे, 7 दिन रखेंगे, इन पर्सन रखेंगे। वो मोबाइल फोन जो है वो फुल्ली चार्ज रहेगा और फुल्ली जब भी उन्हें फोन किया जाएगा वो फोन उठा लेंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी बोला गया है कि 6.5 लाख पाउंड की सिक्योरिटी जो है वो वहां की कोर्ट में जमा करेंगे। इसके अलावा वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे और अगर वहां की कोर्ट को पता चल जाता है कि अगर उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं तो जितनी भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसे रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें भारत सौंप दिया जाएगा। यही वजह है कि सीबीआई कह रही है कि जहां तक उनका मामला है वहां की कोर्ट उनकी साइड है और वो मान गई है जो सीबीआई ने सबूत उनको दिए हैं। अगली तारीख 17 मई को बताई जा रही है। सीबीआई का कहना है कि वो अपनी तरफ से एक टीम जो है 17 मई को वहां पर कोर्ट में जरूर रखेंगे, जिसमें न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे बल्कि प्रोसिक्यूशन विंग के भी लोग होंगे ताकि वो सीबीआई का पक्ष कोर्ट के आगे रख सके। सुशील जी शुक्रिया नीता। तो निश्चित तौर पर सीबीआई ने काफी कड़ी सीबीआई ने काफी जोरदार काम इस पे किया है और वहां की कोर्ट ने काफी कड़ी शर्तें रखी हैं किंग ऑफ गुड टाइम्स के सामने, जिनका बुरा दौर अब लगता है शुरू हो गया है। बड़ी खबर में ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके घर के बाहर दिल्ली में नालियां बनवाने का जो वादा कर रहे हैं, आपको बिजली दिलवाने का वादा कर रहे हैं और दूसरी सुविधाएं देने का वादा जो कर रहे हैं एमसीडी के उम्मीदवार, उनकी आर्थिक हैसियत कैसी है। 4 दिन बाद दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी ने आज सबसे आखिर में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी नगर निगमों में सत्ता में आई तो दिल्ली साल भर में साफ हो जाएगी और 3 साल में डेंगू चिकनगुनिया मुक्त भी हो जाएगी। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ। अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। अपने घोषणा पत्र की इस टैगलाइन के साथ केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के लिए बदली रणनीति पर मोहर लगाई। पीएम मोदी पर नरम और बीजेपी पर गरम रहने की। हाउस टैक्स खत्म करने के वादे के साथ आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिलाया कि अगर नगर निगम में वो सत्ता में आई तो 1 साल में दिल्ली चमक जाएगी, 1 साल में एमसीडी मुनाफे में आ जाएगी, 3 साल में दिल्ली डेंगू चिकनगुनिया मुक्त हो जाएगी, अस्थायी सफाई कर्मचारी पक्के होंगे, नई भर्तियां होंगी, 2019 तक सभी लैंडफिल साइट खत्म होंगी, नक्शे पास कराने, लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स के लिए निगम दफ्तर आने की जरूरत नहीं, जिससे करप्शन पर लगाम लगेगी। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से केजरीवाल साहब इतने प्रभावित हैं तो कृपया इतना बताने की कोशिश करें कि उनके लोकल बॉडी डायरेक्टर ने कितनी मीटिंग्स एमसीडी के अंदर स्वच्छ वाहन को लेने के लिए की, कितना फंड रिलीज उन्होंने स्पेशल उनको सफाई के लिए किया। एमसीडी की लड़ाई में केजरीवाल की कोशिश कांग्रेस को सबसे पहले किनारे कर देने की है। और एक और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अच्छे से कल छाप देना आप लोग, कि अब कांग्रेस बची नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। ये मैं हवन में नहीं बोल रहा, आप ही पत्रकारों ने बताया आज सुबह मुझे। अब दिल्ली में कांग्रेस बची नहीं है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि कांग्रेस को अपना वोट देके बेकार ना करें, सारे मिलके आम आदमी, वैसे तो बीजेपी को भी वोट देके बेकार ना करें। पहले तो वो ये बोलें कि उनके कुमार विश्वास कब जा रहे हैं, पहले तो वो ये बताएं कि उनकी शाजिया इल्मी क्यों चली गई, पहले तो ये बताएं कि अन्ना की बाकी आधी टीम बीजेपी में क्यों चली गई, जिनके साथ में वो रोज बैठा करते थे, तो उनकी सारी की सारी टीम तो वहां पे चली गई। चुनावी राजनीति में घोषणा पत्र जारी करना एक परंपरा है। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने अपने घोषणा पत्र के 100% वादे पूरे कर दिए हों। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्यादा वादे पूरे कर देती है तो अगले चुनाव में वो जीत ही जाएगी, या फिर कोई पार्टी कम वादे करती है तो अगले चुनाव में वो हार ही जाएगी। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि इस बार इस चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी ने वादे किए हैं, जीतने के बाद वो उसको याद रखें, और अगर याद नहीं रखेंगी तो याद दिलाने के लिए हम तो हैं ही। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली के गांव में भी नगर निगम चुनाव का रंग चढ़ चुका है। यहां गंदगी, साफ पानी और नशा मुख्य समस्याएं हैं। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार इन्हीं को मुद्दा बनाकर प्रचार में जुटे हैं। दक्षिणी दिल्ली के चिराग गांव में कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, एक रिपोर्ट। इस बार किसी के बहकावे हुए नहीं आइएगा। दारू नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है, सिर्फ दिल से दिल की बात। चिराग दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार प्रतिभा चौहान लोगों को तुलसी के पौधे बांट रही हैं। निगम चुनाव में ये पैसे और शराब बंटने का विरोध है। नहीं चलेगा दारू पैसा। सुनने में आ रहा है कि मतलब पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। तो आप तुलसी दे रहे हैं? जी, इसलिए तुलसी दे रहे हैं। तुलसी लगाने का आग्रह कर रहे हैं कि सब स्वच्छता का वायुवरण मिले सबको। हालांकि इन्हीं के साथ एक गायक भी हैं जो देश प्रेम के गाने गाते नहीं थकते हैं। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए। चिराग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूजा, बीजेपी की प्रतिभा चौहान और कांग्रेस की रूपा भारद्वाज के बीच कांटे की लड़ाई है। मोर लगेगी हाथ पे, मोर लगेगी हाथ पे, मोर लगेगी हाथ पे, मोर लगेगी हाथ पे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चिराग और खिड़की गांव में पानी एक मुख्य समस्या है। पानी को मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार भी पसीना बहा रही हैं। जो पानी आता है वो कभी भी साफ नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आता है तो उसमें इतना गटर मिला होता है कि वो पीने लायक नहीं होता। सफाई सबसे जरूरी है। और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जहाँ से मक्खी मच्छर फैले हुए हैं, बीमारियां फैली हुई हैं। निगम चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। स्थानीय नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इस गर्मी में निगम चुनाव में अपना पसीना बहा रहे हैं। अब निगम चुनाव के रिजल्ट ही ये बात तय करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी किस हद तक मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रही है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उतरे उम्मीदवारों की आर्थिक हैसियत भी काफी अंतर है। उसमें भी किसी का बैंक बैलेंस 0 है तो किसी के बैंक में 82 करोड़ रुपए भी हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। ये है दिल्ली नगर निगम चुनाव की सबसे गरीब उम्मीदवार प्रिया झा। अकाउंट में बैलेंस 0 है और संपत्ति 0। एक बेटी की मां प्रिया दहेज उत्पीड़न की शिकार हैं, लिहाजा सहारा बस मां बाप का ही है। 12वीं पास प्रिया को अखिल भारत हिंदू महासभा ने संतनगर के वार्ड नंबर 10N से मैदान में उतारा है। जैसे हम पद यात्रा भी करते हैं तो लेडीज आती है साथ में, तो उनको भी 300-300 रुपए देना पड़ता है। और मेरा बजट बहुत कम का है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जो भी है मैं अपने पेरेंट्स से ही ले रही हूँ, वही दे रहे। आज की डेट अभी पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए 2 दिन से मैंने पद यात्रा बंद कर रखी है। खुद ही जा रही हूँ अकेले डोर टू डोर करने के लिए। और ये रही निगम चुनाव की सबसे अमीर उम्मीदवार गीता यादव। मेहरौली के वार्ड नंबर 68S से स्वराज इंडिया के उम्मीदवार हैं। इनके पास चल अचल संपत्ति के तौर पर 82 करोड़ रुपए हैं। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, ना जमीन जायदाद की कमी है, ना पैसे की कमी है। मगर मैं बस पब्लिक की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ इसमें। क्योंकि मेहरौली इतनी बदहाल हो चुकी है इस टाइम कि ऐसा लगता है शायद लावारिश है। किसी के पास अकूत संपत्ति हो या फिर कोई अभाव में, कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब, उम्मीदवार तो बस उम्मीदवार ही है। पैसे का फासला कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि फैसला मत से होना है, जनता को करना है। तो क्या फर्क पड़ता है कोई राजा हो या फिर रंग। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में आपराधिक साजिश की आरोपी केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी हैं। पहले खबर आई थी कि वो अयोध्या जा रही हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो कल अयोध्या नहीं जा रही हैं, एमसीडी चुनाव के बाद जाएंगी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं सौरभ। सौरभ, उमा भारती से क्या बात हुई आपकी? देखिए सुशील, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उमा भारती ने लगभग 1:30 बजे अपने घर पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या जाऊंगी, सरयू नदी से लेकर के हनुमानगढ़ी तक पैदल जाऊंगी। और फिर एक काफी तगड़ा उन्होंने कड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट आया है उसके बाद। लेकिन सुशील, टाइमिंग की बात होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पर कोर ग्रुप की बैठक होती है।
और मेरी बात हुई उमा भारती से। उमा भारती ने बोला कि हाँ मैं जा रही हूँ। उसके बाद उनका फोन नहीं लगा। उनके सहयोगी से बात हुई। अभी जब कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई उसके बाद उनके सहयोगी का फोन आया और उन्होंने बताया कि उमा भारती नहीं जा रही हैं। और उमा भारती ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। लिखित स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मीडिया ने मेरी इस यात्रा का राजनीतिक मतलब निकाल सकती है और ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा थी, इसलिए मैं कुछ समय बाद जाऊंगी। उन्होंने एमसीडी चुनाव में, चूंकि उनकी कल एक रैली भी है यहाँ पर 20 तारीख को, उसका भी हवाला दिया है कि एमसीडी चुनाव में भी बिजी रहती। पहले से उनका प्रोग्राम डिसाइडेड था, इस वजह से नहीं जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील, प्रधानमंत्री घर पर कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उसके बाद शायद जो आज वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कुछ उसको लेकर कुछ चर्चा हुई। उसके बाद जो है शायद कोई मैसेज जरूर दिया गया है उमा भारती को, जिसके बाद उन्होंने उमा भारती ने इतनी तेजी पहले दिखाई थी और उसके उलट फिर उन्होंने ना जाने का फैसला लिया है। सुशील जी शुक्रिया। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उमा भारती अब कल अयोध्या नहीं जाएंगी। एमसीडी चुनाव में उन्हें प्रचार भी करना है, उसके बाद ही जाएंगी। और उमा भारती का मानना है कि अगर वो अभी जाती हैं अयोध्या तो मीडिया इस मामले का कुछ और मतलब निकाल लेगा। वो अपनी निजी यात्रा में के तौर पर अयोध्या जाने वाली थी, लेकिन आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद शायद उनको संकेत मिला होगा कि फिलहाल अयोध्या जाना ठीक नहीं रहेगा। तो अभी अयोध्या नहीं जा रही हैं उमा भारती, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश के मामले में जो 12 आरोपी हैं उनमें से एक उमा भारती भी हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी उसमें आरोपी हैं। उनके खिलाफ केस चलेगा। लगातार 2 साल के अंदर ये सुनवाई पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। रोज के आधार पर सुनवाई होगी और केस लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब देखना है कि इस मामले में आगे किस तरह की तेजी आती है राजनीति में। और बड़ी खबर में आगे दिखाएंगे, बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाला जो जवान है वो बर्खास्त हो गया है। नोएडा के सेक्टर 11 में आज एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची थीं। इस आग पर कुछ काबू पाया गया, लेकिन उसके बाद ये आग फिर भड़क गई है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग लापता हैं। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, क्या जानकारी है? और देखिए, आग जो है दोपहर में लगी थी और उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट है नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन तीनों की करीब 12 गाड़ियां वहां पर पहुंची थी। शुरुआती दौर में लोगों ने थोड़ा आग पर काबू पाया, लेकिन बाद में ये आग दोबारा भड़क गई। और जो ये इमारत है पूरी सेक्टर 11 में, जो कि एक एलईडी बल्ब बनाने की कंपनी है, इस पूरी इमारत में 3 मंजिल हैं। तीनों मंजिलों में आग लग गई। अभी कुछ देर पहले ये आग पर काबू पाया गया है और उसके बाद इस आग लगने से 2 लोग जो थे वो जो तीसरी मंजिल पर थे वो छत से कूद गए और वो घायल हैं। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग के अंदर से कुछ कंकाल पाए गए हैं। ऐसी आशंका है कि 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, इस तरह की जानकारी आ रही है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं, मालिक में से एक जो मालिक हैं वो संजय दास हैं, वो भी लापता है। उनका मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है, तो आशंका यह है कि वो भी बिल्डिंग के अंदर ही थे। लेकिन अभी चूंकि जो शव हैं, जो 2 शव बरामद हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो आग से बुरी तरह जल गए हैं, तो उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और 2 और लोगों के शव मिलने की आशंका अंदर है। तो अभी छानबीन चल रही है। तमाम जो पुलिस बल है मौके पर पहुंचा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। करीब 25 से 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं फायर डिपार्टमेंट की, तब जाकर ये आग काबू में आई है। लेकिन तीनों जो मंजिलें हैं वो जलकर खाक हो गई हैं और आसपास की जो इमारतें हैं उनमें भी काफी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि 4 लोगों की इसमें डेथ हुई है। हालांकि अभी पुलिस जो डॉक्टरों के ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रही है। जी मुकेश। बीएसएफ में खराब खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला जवान तेज बहादुर बर्खास्त हो गया है। बीएसएफ का कहना है कि तेज बहादुर ने झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि तेज बहादुर की दलील है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो ने बीएसएफ की नींद उड़ा दी थी। बीएसएफ ने इस पूरे मामले पर जांच बिठाई। जांच के बाद अब अनुशासन के नाम पर जवान तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया है। तेज बहादुर और उनके परिवार का कहना है ये इंसाफ नहीं है।
ये खाने में वाकई में जो वीडियो दिखाया था वो मेरे पास अभी बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स हैं, घर जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन न्याय नहीं मिला। इसके लिए मेरे को हाई कोर्ट में जाऊंगा मुझे इसके लिए। तो शुरू से ही पता है गलती हो रही है, जांच तो एक तरफा हुई है, सबको पता है एक तरफ से जांच होती है, निष्पक्ष नहीं हुई जांच। उधर बीएसएफ की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक खराब खाने का आरोप गलत निकला। तेज बहादुर की शिकायत का तरीका भी सही नहीं था। बीएसएफ के भीतर शिकायत सुनने का जो तंत्र है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके पास 2-2 मोबाइल फोन निकले जो नियंत्रण रेखा पर एसओपी के खिलाफ है। बीएसएफ की वर्दी में सोशल मीडिया पर शिकायत की। सीधा चलेगा पब्लिसिटी के लिए, एक बेसिकली पॉपुलिस्ट मूव है ये तो डिसिप्लिन के लिहाज से फोर्स में ऐसे कभी सही नहीं सकते, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए लिहाज से फोर्स में डिसिप्लिन के लिहाज से ऐसी कार्रवाई कभी हम इन्वाइट नहीं कर सकते। वैसे ये सच है कि तेज बहादुर का वीडियो आते ही सुरक्षा बलों के भीतर भेदभाव के वीडियो लगातार आने लगे। खुद सेना प्रमुख को आकर चेतावनी देनी पड़ी। अब बीएसएफ के फैसले पर फिर सवाल उठ सकता है। वैसे तेज बहादुर 3 महीने के भीतर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने से पहले तेज बहादुर ने वीआरएस की अर्जी दे रखी थी, लेकिन तेज बहादुर की बर्खास्तगी तेज बहादुर के लिए नहीं, उन सब के लिए एक इशारा है जो सिस्टम से बाहर जाकर अपनी बात रखते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर में आगे दिखाएंगे, गायक सोनू निगम ने अपना सर क्यों मुंडवाया। हाल ही में लाउडस्पीकर के जरिए अजान के खिलाफ अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आए गायक सोनू निगम ने आज अपने बाल मुंडवा लिए। दरअसल उनके ट्वीट से खफा एक मौलवी ने सोनू निगम के बाल मुंडवाने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। कुछ और भी शर्तें लगाई थी मौलवी ने। आज सोनू निगम खुद ही बाल मुंडवाकर मौलवी से इनाम के 10 लाख रुपए मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को बड़े ही गलत तरीके से लिया गया है। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर बयान से उठे विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि सोनू निगम न सिर्फ मीडिया के सामने सफाई देने आए, बल्कि एक चैलेंज को अपनाते हुए अपना सर भी मुंडवा दिया। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। दरअसल एक खबर में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक यूनाइटेड काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य ने बयान जारी कर कहा था कि यदि कोई सोनू निगम के सर को मुंडवाए तो वो खुद उस शख्स के लिए 10 लाख रुपए के पुरस्कार का ऐलान करेंगे। अगर लाउड स्पीकर से उनका दिक्कत है तो खाली अजान की ही लाउड स्पीकर यूज किया जाता है क्या? सोनू निगम के म्यूजिक सिस्टम में लाउड स्पीकर का यूज नहीं होता? सोनू ने अपने दावे को पूरा करते हुए अपना सिर मुंडवाने का फैसला किया और इस काम के लिए उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्त सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम को चुना। अगर मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं बिल्कुल मांगूंगा और एक अच्छी चैरिटी को दूंगा। सोनू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी धर्म के विरोध में नहीं है और अपने मुस्लिम दोस्तों से उतना ही प्यार करते हैं। उन्होंने दुख जताया है कि लोग उनका मुद्दा समझने के बजाय उनकी बात को विवाद का रूप दे रहे हैं। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं, उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। हालांकि वो गुंडागर्दी वाली टिप्पणी पर बने रहे और तर्क भी दिया। सोनू निगम ने अजान की लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज से नींद खराब होने की शिकायत करते हुए ट्वीट किए थे, जिसके बाद से उन्हें लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अपने ट्वीट में सोनू निगम ने मंदिरों और गुरुद्वारों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का भी जिक्र किया था। सोनू निगम इससे पहले भी कई बार विवादों में फंसे हैं, मगर इस बार उनके इस बयान ने कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया। इतना तूल कि बॉलीवुड के भी कुछ लोग सोनू निगम के इस बयान से खफा हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ इकबाल परवेज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे बड़ी खबर। कुछ ही देर में गुड इवनिंग इंडिया अखिलेश शर्मा और मनोरंजन भारती के साथ। अभी इतना ही, नमस्कार।